आज का हमारा टॉपिक है रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सबसे अधिक खतरनाक सिद्धांत मानते हैं, जबकि कुछ विचार ऐसे हैं जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला मानते हैं। सबसे पहले रूसो के जो सामान्य सिद्धांत है उसमें हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा क्या होती है, इसे समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानवीय इच्छा के विश्लेषण को समझना आवश्यक है। ये सभी जानते हैं कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं उसके हृदय में सदा उठती रहती है। ये इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है, यथार्थ तथा आदर्श इच्छा। पहली है यथार्थ इच्छा। मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। वह अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्तियों का परिणाम होती है। स्वार्थ और अव्यक्तिगत हितों की दृष्टि रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं रखती। उदाहरणतः खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है। वह उसके समाज पहुंचाने वाले हानि को कभी नहीं देखता। संक्षिप्त में यथार्थ इच्छा संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती है। आदर्श इच्छा मनुष्य की ये इच्छा जिसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। ये सामाजिक हित के संबंध होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती। ये मनुष्य को बुद्धि के चिंतन का परिणाम तथा व्यक्तिगत स्वार्थों से रहित होने के बजाय व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति व समाज के हित का सामंजस्य पूर्ण व अविवेकशील व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विशेषता होती है। रूसो ने व्यक्ति की जो इच्छा है उसको दो भागों में बांटा, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। अब है रूसो की सामान्य इच्छा। समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब व्यक्तियों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए बोसाके ने कहा है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित होता हो। संक्षेप में किसी व्यक्ति को सामान्य इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो। सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के दोनों प्रकार की यथार्थ और आदर्श इच्छाएं होती हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि समाज सभ्य है और उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है तो व्यक्तियों की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऐसा हो जाने पर सामान्य इच्छा बन जाती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ और सामाजिक इच्छाएं शेष रहती है। सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए। उद्देश्य की दृष्टि से इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। क्षेत्र की दृष्टि से ये राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। धैर्य की दृष्टि से ये समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। सामान्य इच्छा की विशेषताएं। रूसो की सामान्य इच्छा की कई विशेषताएं, जिसमें पहला है अखंडता। सामान्य इच्छा एक ऐसी होती है और इसमें कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य इच्छा होने के कारण ये कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती। ये एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है।
स्थायित्व, सामान्य इच्छा में स्थायित्व का गुण होता है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य इच्छा किन्हीं आवेगों का सनक परिणाम नहीं होती, वरन ये सुनिश्चित विचारों का परिणाम होती है। अप्रातिनिधिक, सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं में प्रकट करते हैं। दूसरे व्यक्तियों अथवा प्रतिद्वंदियों द्वारा इसे प्रकट करना व्यक्तियों की बहुमूल्य अधिकारों का हनन करता है। उचित, सामान्य इच्छा हमेशा उचित या सही होती है, क्योंकि ये हमेशा पूरे समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। सर्वोच्चता व निरंकुशता, सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है। इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती। अदेयता, सामान्य इच्छा की एक अन्य विशेषता अदेय होता है। दूसरे शब्दों में उसे किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। लोक हितकारी, सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। सामान्य इच्छा और बहुमत, रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत से भिन्न है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य नहीं है, वह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णय को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयत्न करे तो उसके कार्यों को समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जा सकता। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति, सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर करते हुए रूसो ने लिखा है कि प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है, जबकि द्वितीय का लक्ष्य व्यक्तिगत लोगों का हित होता है। सर्वसम्मति समाज के सब व्यक्तियों की इच्छा होती है, जबकि सामान्य इच्छा एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति या सब व्यक्तियों द्वारा व्यक्त इच्छा भी हो सकती है। सर्वसामान्य व्यक्तियों के हित से भी संबंधित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त समाज के कल्याण से संबंधित होती है। सामान्य इच्छा और लोकमत, सामान्य इच्छा और लोकमत को भी एक नहीं समझा जाना चाहिए। लोकमत का रूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित से न हो, पर सामान्य इच्छा सदा समाज में स्थायी हित का प्रतिनिधित्व करती है। समाचार पत्र, रेडियो आदि प्रसार द्वारा लोकमत प्रस्तुत किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा कभी विकृत नहीं होती। रूसो की सामान्य इच्छा के दोष, सामान्य इच्छा की धारणा अस्पष्ट, सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सभी की इच्छा में महान अंतर है। कहीं कहीं पर उसने बहुमत की इच्छा को भी सामान्य इच्छा का नाम दिया। वेपर के अनुसार जब रूसो ही हमको सामान्य इच्छा का पता नहीं दे सकता तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने इसे एक अंधकार में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। सामान्य इच्छा अनऐतिहासिक तथा काल्पनिक, इतिहास में इस प्रकार के समझौते का वर्णन नहीं मिलता जैसा रूसो ने किया। उसकी सामान्य इच्छा भी अनैतिहासिक और काल्पनिक है। यथार्थ और आदर्श इच्छा का काल्पनिक भेद, रूसो ने व्यक्ति की इच्छा को दो भागों में बांटा, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। वास्तव में इच्छाओं का इस प्रकार विभाजन संभव नहीं। व्यक्ति की इच्छा ऐसे जटिल, पूर्ण, अविभाज्य, अस्पष्ट है कि उसका विभाजन संभव नहीं। सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा अधिनायकवाद तथा सर्ववाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। रूसो कहता है कि कानून सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्य इच्छा का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा के नाम पर शासन द्वारा व्यक्ति पर मनचाहा अत्याचार किया जा सकता है। सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन, सामान्य इच्छा का विचार सार्वजनिक हित के विचार पर आधारित है, लेकिन सार्वजनिक हित की परिभाषा करना अत्यधिक कठिन है। एक निरंकुश तानाशाही भी अपने कार्य को सार्वजनिक हित के नाम पर उचित ठहराता है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की महत्ता को नष्ट कर देती है। सामान्य इच्छा से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। सामान्य इच्छा के सामने व्यक्ति की इच्छा का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। रूसो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करने वालों को इसके पालन के लिए बाध्य करता है। ये स्थिति प्राय अत्याचारपूर्ण तथा ज्ञान विज्ञान के विकास में बाधक होती है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत का मूल्यांकन, इन आलोचनाओं के उपरांत भी रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक विचार
के क्षेत्र में असाधारण महत्व रखता है। सामान्य इच्छा का विचार लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि वह प्रभुसत्ता का आधार जन स्वीकृति मानता है। दूसरा, इसके विचार ये प्रतिपादित किया कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का हित नहीं, किंतु समूचे समाज का कल्याण और जनता का हित संपादन करना होना चाहिए। सामाजिक और सामान्य हित वैकल्पिक हितों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करते हुए जोन्स ने लिखा है कि सामान्य इच्छा की कल्पना रूसो के राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार नहीं। यह सिद्धांत राजनीति शास्त्र के लिए उसकी एक अत्यधिक मौलिक, अत्यधिक रुचिकर व ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण देन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।